बताना चाहूँगी आज 25 अगस्त को एक पीड़िता बेटी है जो बेटी को जन्म देती है। पहले एम्बुलेंस बुलाती है, एम्बुलेंस नहीं आती है। उसके बाद पड़ोस से मदद मांगती है, पड़ोस के लोग मदद नहीं करते हैं क्योंकि बिन ब्याही बेटी गर्भवती हुई है। जब उसके बाद बहुत थक हार के बाप, जो कि बाप सोचने समझने की विकलांग है, समझ सकती नहीं है, भाग करके रोड पे जाता है तो एक ऑटो वाला रहम करता है, बूढ़ा ऑटो वाला रहम करता है, वो लौट के आता है। बेटी को जब लादता है ऑटो पे तो मात्र थोड़ी दूर चला होगा ऑटो की, बेटी ऑटो के धक्का लगने मात्र से एक बेटी को जन्म देती है। 25 अगस्त को बेटी को जन्म देती है और वहीं के पास के थोड़ी सी दूर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑटो वाला खुद लेके जाता है। ऑटो में खून से भरा हुआ ऑटो है, ना तो उसके पास कोई व्यवस्था है, ना तो उसके पास कोई दवाई है। कांखती हुई, चीखती हुई, कराहती हुई बेटी हॉस्पिटल जाती है। तो हॉस्पिटल में जाने के साथ ही सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल की डॉक्टरनी पूछती है बच्ची के बाप का नाम बताओ। उसके बाद पूछती पेमेंट की बात करती है, उसके बाद उम्र पूछती है, उसके बाद आधार कार्ड मांगती है। रोते हुए जिस बेटी ने बेटी को जन्म दिया है वो कहती है, डॉक्टरनी साहब आपको नाल काटना है तो काटो, नहीं काटना है तो मत काटो, वो भी हम काट लेंगे, सब लोग मिल करके, मम्मी पापा मिल करके नाल भी काट लेंगे। ना तो मुझे बेटी के बाप की ज़रूरत है, ना तो बेटी के आधार कार्ड की ज़रूरत है, ना तो हमारे किसी उम्र की ज़रूरत है। हम बिना बाप के ही बेटी को पाल लेंगे। दरअसल दोस्तों बताना चाहूँगी 2024 नवंबर नानक पाल और आशु पाल ने रेप किया। दोनों ने युवती की न्यूड यानी नंगी वीडियो बनाई। उसके बाद 1 दिसंबर को दोनों ने एक बार फिर पीड़िता को पकड़ा, दोबारा से बंद कमरे में लेके गए। 7 लोगों ने दोबारा से RAPE रेप किया। उसके बाद दिसंबर 3 को अलग अलग दिनों में अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने फिर से वही काम किया, कुकर्म किया। फिर 2025 मार्च में पीड़िता बीमार हो गई। जब उसको छोड़ दिया तो पीड़िता घर आ गई। घर आकर के FIR करवाया, अभी तक उसकी FIR नहीं हुई है। जिस दिन बेटी पैदा हुई है उस दिन तो उसकी FIR लिखी गई है। 2025 में मार्च में पीड़िता बीमार होती है। परिजन डॉक्टर के यहाँ ले गए, जांच में पता चलता है कि वो बेटी गर्भवती है। दोस्तों नमस्कार, क्राइम न्यूज स्टोरी से मैं सोनी आप सबका वेलकम करती हूं। मैं बताना चाहूँगी कि गरीब का कोई नहीं है। सचमुच गरीब आम है, आम जैसे चूस करके गुठली फेंक दी जाती है, सेम उसी तरह गरीब की लड़की के साथ भी वही होता है। परिजनों ने आरोपियों के घर जाकर शिकायत की और नाराजगी जताई तो आरोपी उल्टा हमला करने लग गए। जिस बेटी के साथ कुकर्म करवाया था 3 जगह अलग अलग 7 लोगों ने अलग अलग 7 तरीकों से 7 जगह 7 दिन में अलग अलग 3 बार अलग अलग उन्हीं लोगों ने बेटी को मारा, बेटी के पिता को मारा। उसके बाद फिर मार्च में 6 मार्च को उनके रिश्तेदारों ने गर्भपात के लिए डॉक्टर से जांच कराई, लेकिन डॉक्टरों ने गंभीर हालत का हवाला देकर मना कर दिया कि बेटी 5 महीने की गर्भवती है, कैसे पॉसिबल है कि बेटी का हम गर्भपात कर दें। फिर उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल में पीड़िता कई बार थाने गई लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। 27 जून को पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया, उल्टा सीधा किसी तरह से। 28 जून को पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 आरोपी मेन थे और बाकी 3 अलग थे। उनका ना नाम पता था क्योंकि बेटी को कुछ ऐसी दवाई दी गई थी, ऐसा कुछ गुमसुम किया गया था, बेटी उनको देख नहीं पाई। सिर्फ बेटी को नोचा गया, घसोटा गया, उसके बाद बेटी को कुछ नहीं पता वे कौन थे। 5 के खिलाफ जो जांच जारी रखी थी, दरअसल बात हो रही बनारस की 5 लोगों के नाम जो उन्होंने नामजद रिपोर्ट करवाई थी, वो 5 उसके आजू बाजू मम्मी पापा गांव गली रिलेशन के और बेटी के सामने घूम रहे हैं। उन्हीं का बच्चा, पता नहीं किसका बच्चा है, इसमें शामिल तो कई लोग हैं। पेट में लेकर के पीड़िता घूम रही है। बनारस में गैंग रेप पीड़िता ने सोमवार शाम को बेटी को जन्म दिया। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। उसे दर्द उठता है, घंटों इंतजार करती है, सबसे मदद मांगती है, एम्बुलेंस को फ़ोन करती है, सरकारी हॉस्पिटल में फ़ोन करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया क्योंकि वे गरीब थे। मम्मी पापा छत बिछत विकलांग थे और मम्मी दिव्यांग थी।
परिवार के मुताबिक परिवार ने बताया ऑनलाइन नंबर पर कॉल की, थाने में गुहार लगाई मगर कोई मदद के लिए नहीं आए। सिस्टम से हारकर पिता रिश्तेदार उसको एक ऑटो में लिटाकर चौबेपुर में वाराणसी लाए। रास्ते में प्रसव पीड़ा के बीच उसने बेटी को जन्म दे दिया। परिवार ने सड़क पर लोगों से मदद मांगी। पास के ही क्लिनिक में पीड़िता को ले जाकर बच्चे की नाल कटवाई गई। प्राथमिक इलाज दिलाने के बाद परिवार बेटी को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा। बेटी को जन्म देने वाली गैंग रेप पीड़िता का दर्द समझने के लिए कहते हैं, पीड़िता ने कहा, मैं अब तक लड़ रही हूँ। मेरे साथ गलत करने वालों में सिर्फ 2 लोगों को ही जेल में भेजा गया है। 5 खुलेआम घूम रहे हैं। बाकियों का नाम और गांव और शक्ल नहीं पता है क्योंकि बेटी बेहोश थी। और मगर अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बेटी क्या कहती है आगे चल कर के, अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। इसकी अच्छी परवरिश और एजुकेशन पे हमें काम करना है। हम कहाँ से करेंगे मुझे नहीं पता। मेरे माँ बाप किसी काम के नहीं है, दिव्यांग है। मेरी पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैं इस समय खुद ही चिंतित हूँ कि मैं क्या करूँगी। एक्चुअली दोस्तों, पीड़िता बोली, मेरी माँ तो सुन भी नहीं सकती है कि मेरा दर्द सुन लें, मेरी बात सुन लें। मेरी माँ तो सुन भी नहीं सकती कि मैं कितने कष्ट में हूँ। मेरी कराह भी नहीं सुन पाती है क्योंकि उनको सुनाई नहीं पड़ता। मेरी माँ बोल नहीं पाती क्योंकि वो अपना दर्द बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जब वो सुनती नहीं है तो माँ के अंदर कोई दर्द भी नहीं, वो बोलती भी नहीं है। युवती चौबेपुर की रहने वाली, यानी चौबेपुर बनारस की रहने वाली, उसने बताया, मेरे साथ 1 साल पहले गैंग रेप हुआ था। मेरी माँ बोल और सुन नहीं सकती, वो दिव्यांग है, जबकि पापा भी घर के हालात बिगड़ने के साथ डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन के बाद वो हाफ माइंड हो गए और हमारे साथ जब 10-15 लोगों ने इस तरह से किया तो पापा और भी पागल हो गए। वो कचहरी के चक्कर लगाते लगाते एकदम से टोटली पागल हो गए। कभी ज़्यादा बोलते, कभी कम बोलते, कभी सोते रहते, कभी जग जाते हैं, कभी चीखते हैं, कभी चिल्लाते हैं। 4 महीने का मेरे पेट में बच्चा आ गया था। तब से मेरे पापा और भी परेशान हैं क्योंकि मैं गर्भवती हूँ, मम्मी बोल नहीं सकती है और मेरे को धमकी मिल रही है, बच्चा गिरा दो, बच्चा हटा दो, नहीं तो हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। बच्चा को जन्म दोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगा। जिन लोगों ने हमारे साथ कुकर्म किया वो ऐसे हमें कहते हैं। बेचारी चौबेपुर की रहने वाली इस बेटी ने बताया, आज मैंने बेटी को जन्म दिया, मुझे माँ बनकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जिन हालातों में मैं माँ बनी हूँ बहुत कष्टकारी है। मेरे को गंदी नज़र से देखा जाता, पड़ोसी मुझसे बात नहीं करते, मेरी उम्र की लड़की मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, हमको देख करके मुँह छुपा के भागती है। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान पे ही दुख पड़ते हैं। मैं इस लड़की को खुद पालूंगी, इसकी शिक्षा दीक्षा मैं करूंगी, मैं नौकरी करूंगी, मैं चाकरी करूंगी, मैं मजदूरी करूंगी। अभी तो मेरे सामने पिता की ज़िंदगी का कि पिता की कुछ दवाई करवा दूं, पिता मेरे ठीक हो सकते हैं। पिता मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। मैं दर दर न्याय के लिए भटक रही हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत करने वाले आरोपी अभी मेरे सामने ही खुला घूमते हैं, मेरे को देखते हैं, दांत निकालते हैं, ऊँट काटते हैं और धमकी दे के चले जाते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पिता अभी भी किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि मेरे पिता मेरे ही गम से इस तरह से इस हालत में पहुंच गए। नहीं तो मम्मी दिव्यांग थी, पापा अच्छे थे, लेकिन मेरे साथ जब से ये सब हुआ मेरे पापा ही एकदम से दिव्यांग हो गए क्योंकि आरोपी बाहर घूम रहे हैं, पापा की आंखों में आंख मिलाते हैं और मैं कसम खाती हूँ कि उन्हें सजा दिलवा करके रहूँगी। हॉस्पिटल में पीड़िता की मामी ने बताया, क्या बताया, पीड़िता के केस की पैरवी मामी कर रही है। पीड़िता के बच्चे जो भी दवाई या फिर बच्चे या गर्भवती में जो पैसा लगा वो मामी दे रही है। और पीड़िता की मामी कहती है, हम तो गरीब हैं, सुनवाई कहाँ मिलेगी, हमें तो सब कुछ देर से मिलता है, खाना भी देर से मिलता है, कपड़े भी देर से मिलते हैं, हमें तो ऑटो बस भी देर से ही मिलता है, हम तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें दवा भी तो देर से मिलती है, तो न्याय कहाँ हमें जल्दी मिल जाएगा। हमारे साथ अन्याय तो बहुत जल्दी हो गया था लेकिन न्याय तो बहुत देर से होगा, पर मिलेगा ज़रूर, ऐसे कहती है पीड़िता की मामी और आंसू भर करके अपने कपड़े से अपने ही आंसू पोंछने लगती है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि मामियाँ खासकर ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन ये जो मामी है ये सच में सच्ची लक्ष्मी है और सच्ची औरत है। नहीं तो मामियाँ तो पूरा पल्ला झाड़ लेती है और हंसती भी हैं दुख में और इल्ज़ाम और लगा करके बदनाम भी कर देती हैं। मामी आगे क्या कहती है, हमें प्रशासन, पुलिस और कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। हम गरीब हैं इसलिए हमारी सुनवाई भी गरीबी के हिसाब से देर से होगी। कई महीने थानों में चक्कर लगाने के बाद 7 महीनों के बाद हमें तो हमारा FIR लिखी गई, तो कितने दिन बाद हमें न्याय मिलेगा। आप सोच सकते हो, उसको गुणा कर लीजिए 7 महीनों को।
फिर क्या कहती है, 5 तो खुलेआम घूम रहे, हमारी आंखों में आंख डाल के घूमते हैं, हमें हंसते हैं। जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया वो हमें हंसते हैं, हमें देख करके भागते हैं, हमें देख करके चिढ़ाते हैं जैसे मैं कितनी अभागन हूँ और वे लोग कितने अच्छे हैं। फिर आगे मामी क्या कहती है, एडीसीपी नीतू का आश्वासन भी झूठा निकला। उन्होंने कहा था कि मेरी भांजी के साथ जो भी कुकर्म हुआ है, 7 लोगों जो पहचान सकते हैं तुम्हारी भांजी, इनको तो हम कतई नहीं छोड़ेंगे। नीतू काद्यान से भी मिले, उन्होंने भी वादा किया था कि 1 सप्ताह के अंदर इन 5 की दुर्दशा हम कर देंगे। हम बैठे शासन प्रशासन, मगर अब तक उनके भी वादे झूठे निकले, क्योंकि मुजरिम पूरा खुला हमें धमकाते हैं। कहते हैं मीडिया में अगर बता दिया ना तो जान नहीं रहेगी, जान नहीं बख्शूंगा। कहते हैं थाने के चक्कर काटती रहेगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, चुपचाप शांति से बैठ जा। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ 2 युवकों ने उसका घर से अपहरण करके सुनसान जगह पर ले जाते हैं, गैंगरेप करके छोड़ देते हैं। 3 दिन बाद फिर ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, 4 दिन बाद फिर ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और तब तक 4 बार उसके साथ कुकर्म हो चुका था। 4 जगह अलग अलग 4 लोगों के द्वारा FIR 7 महीने बाद लिखी गई। आप सोच सकते हो कि भारत का कानून किस तरह से हमें नीचा दिखा रहा है, हमें हंसा रहा है, हमें मरने पे मजबूर कर रहा है। दोस्तों, इस पीड़िता की और भी बहुत लंबी कहानी हमने शॉर्टकट में आपको बता दिया। कल पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया है। पीड़िता खुद तैयार है बच्ची की शिक्षा दीक्षा के लिए, लेकिन पीड़िता कहती शायद मैं बच ना पाऊँ, क्योंकि वो पहले कह रहे थे बच्ची गिरा दो, एबॉर्शन करवा दो, बच्ची को ख़त्म कर दो, बच्ची हमें नहीं चाहिए, बच्ची हमारे लिए कलंक बनेगी बच्ची को। और फिर वो लोग कहते हैं मीडिया में नहीं बताना है, तो शायद बच्ची अगर बच गई तो मैं बड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा दूंगी। मम्मी पापा दिव्यांग हो गए, अगर मम्मी पापा ने साथ नहीं दिया तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं मम्मी पापा की दवाई कराने के लिए तत्पर हूँ कि कुछ पैसे मेरे को मदद मिल जाते कहीं से तो पापा को ठीक कर लेती, तो दोनों मिलकर के हम न्याय की लड़ाई भी लड़ते, उनको सजा भी दिलवाते, उसके बाद अपनी बच्चियों को एजुकेशन दिला करके इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बिटिया बनाते जिससे हमारे साथ जिस तरह से हुआ हमारी बेटी के साथ ना हो। दोस्तों, इस वाराणसी के चौबेपुर की रहने वाली इस युवती के ऊपर आपका क्या कमेंट्स है, आप बताइए। सचेत रहिए, सतर्क रहिए, अपने पैरों पे खड़े रहिए, सामने वाले से लड़ने की ताकत रखिए, आंखों में आंख डाल करके लोगों की आंखें निकालने की कोशिश करिए, लोगों के आगे शर्मिंदा ना होइए, डरिए नहीं। आप लड़की नहीं, आप शेरनी हो, आप रानी की लक्ष्मीबाई हो, आप दुर्गा हो, काली हो, आप किसी हालत में किसी से कमज़ोर नहीं हो। डरने की किसी को ज़रूरत नहीं, जो गलत करता वो डरे। सच्चा इंसान कभी नहीं डरता और सच्चे लोगों को सच को आँच नहीं। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना।